मेरे चैनल पाठशाला बाई किरण मैम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक। कारक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, बिना कारक के वाक्य हमेशा अधूरा होता है। कारक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वाक्य में अवश्य छिपा हुआ होता है। कारक कारक होता क्या है, पहले इसको हम समझेंगे। कारक शब्द का अर्थ क्या होता है, कारक को और क्या कहते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर कारक जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार का हम डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, विस्तार में पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले कारक है क्या। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला। कारक कारक मतलब कार्य, तो कारक का शाब्दिक अर्थ हम बताते हैं। शाब्दिक अर्थ होता है इसका किसी कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाला, किसी कार्य को करने वाला कारक का शाब्दिक अर्थ है। और कारक को परसर्ग और विभक्ति भी कहते हैं, लेकिन परसर्ग और विभक्ति अलग है, कारक अलग है। कहीं कहीं परसर्ग भी लिखा हुआ है, लेकिन परसर्ग जो है वो विभक्ति को कहते हैं। कारक का नाम है जैसे कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता तो यहाँ पे कारक हो गया, लेकिन विभक्ति ने हुआ, और ने जो विभक्ति है उसी को परसर्ग भी कहते हैं। किसी कार्य को कर, अब इसकी परिभाषा क्या हुई कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध स्थापित करता है वो कारक है। जैसे राम, केवल राम कहा तो संज्ञा हो गया, लेकिन राम ने भोजन किया, तो राम ने क्या किया, भोजन किया। बीच में क्या लगा, कारक लगा, ने जो है वो कारक है। राम ने भोजन किया, तो यहाँ पर क्रिया से और संज्ञा से आपस में संबंध स्थापित हुआ, किसके माध्यम से, कारक के माध्यम से। कारक की पहचान उनके विभक्ति चिन्हों से होती है। कारक की विभक्ति में ने, को, से आदि जरूर आता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया से संबंध स्थापित करता है उसे कारक कहते हैं। ये परिभाषा है, चलो देखते हैं, लिख के फिर समझते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का संबंध स्थापित होता है, क्रिया का संबंध स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। अब एक शब्द हमने बताया आपको, परसर्ग या विभक्ति, परसर्ग या विभक्ति। अब देखो, हिंदी में तो कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन संस्कृत में कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये है आपका कारक। कारक के प्रकार कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर मैंने बताया आपको कि कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर कारक कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर कारक 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक के 8 प्रकार हैं। अब इनको हम क्रम से देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं और इनका चिन्ह क्या है और इनकी विशेषता क्या है। कारक है कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा, से यानी कि द्वारा, और संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से, अपादान से
यहाँ पे अलगाव के लिए, अलगाव का बोध कराने के लिए। संबंध, संबंध क्या हुआ? का, की, के, ना, नी, ने और रा, री, रे। अधिकरण, अधिकरण मतलब इसका विभक्ति चिन्ह हुआ में और पर। संबोधन, हे और अरे। संबोधन, हे और अरे। ये जो है कारक हैं और कारक की विभक्तियां हैं, और इसको कारक चिन्ह भी कहते हैं और परसर्ग भी कहते हैं। अब देखो कर्ता कारक की क्या विशेषता है? काम करने वाला, काम करने वाला यानी कि जिसने कार्य को किया। जैसे मैं बाजार गया, यानी कि मैं बाजार गया, यहाँ पे कर्ता कारक होगा। बाजार जाने का काम किसने किया? मैंने किया, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे, मैं जो है यहाँ पे कर्ता कारक होगा। काम को करने वाला और जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है वो कर्म कारक होता है। जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े, कार्य का प्रभाव पड़े, वो जो है वो कर्म कारक होता है। यहाँ पे इसका चिन्ह है को। जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, तो अर्जुन ने किसको मारा? जयद्रथ को मारा। तो अर्जुन के मारने का प्रभाव क्रिया पर जो है कार्य पर पड़ा है। मारा तो किसको मारा? जयद्रथ को मारा। तो यहाँ पर जो है वो कर्ता कारक है, को का चिन्ह कर्ता कारक है। अब डिटेल में अभी हम लोग वाक्य के माध्यम से बाद में देखेंगे, पहले इसकी विशेषता हम सामान्य शब्दों में समझ लेते हैं मुख्य रूप से कि क्या है। फिर है जिसके द्वारा कर्ता काम करे, से का मतलब है यहाँ पे करण कारक की विशेषता क्या है कि जिसके द्वारा कर्ता कार्य करे, जिसके द्वारा कर्ता जो है वो कार्य को करता है, कर्ता कार्य करे, जिसके द्वारा कर्ता कार्य करे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कहा गया कि मैं पेन से लिखता हूँ, ये मार्कर है, मैं इस मार्कर से लिखती हूँ, तो किससे लिख रही हूँ? मार्कर से लिख रही हूँ। प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मार्कर पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है करण कारक हो गया। हम हाथ पैर से चलते हैं, हम आँखों से देखते हैं, हम पैर से चलते हैं, हाथों से काम करते हैं, आँखों से देखते हैं, हाथ पैर का प्रयोग कार्य करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से जो है जहाँ पर से या द्वारा किसी भी चीज़ से किसी कार्य को करने का बोध होता है वहाँ पर करण कारक होता है। अब यहाँ पे अभी अंतर आपको बाद में मैं समझाऊंगी कि करण कारक में भी से का चिन्ह है और अपादान में भी से का चिन्ह है, तो दोनों में फ़र्क क्या है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। और संप्रदान कारक, संप्रदान जो है जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी दान देने का, देना। संप्रदान जो है ये देने का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? देने का बोध कराता है। तो जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए, क्रिया की जाए। जैसे मेरे पिता मेरे लिए साइकिल ले आए, तो मेरे पिता मेरे लिए साइकिल ले आए, तो के लिए आया? मुझे साइकिल, यानी दान देने की बात अभी हमने की है। ये देना जो है चाहे गिफ्ट देने की बात हो या कोई भी सामान देने की बात हो, जहाँ पे देने की बात आएगी वहाँ संप्रदान कारक होगा। उसके बाद देखो अपादान कारक में से, अलगाव के लिए
अलग होने के लिए, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, ये अलग होने का बोध करता है। अलगाव के लिए, अलगाव के लिए जो है ये आता है करण, अपादान कारक, करणीय अपादान कारक आएगा। अलग होने के लिए संबंध, अन्य पदों से संबंध बताता है। इसमें क्या है, संबंध कारक में अन्य पदों से संबंध बताता है, अन्य पदों से संबंध बताता है। जैसे हमारी कोई बहुत प्रिय वस्तु हो, प्रिय चीज़ से हमारा उसका लगाव हो, संबंध हो, तो दो वस्तुओं के बीच जो संबंध स्थापित करता है, यानी कि अपनत्व का बोध कराता है। और क्या इसका होगा, अपनत्व का बोध कराता है। जैसे ये मेरे मामा जी हैं, तो मेरे मामा जी हैं, या मेरी कलम है, मेरी किताब है, जहाँ भी अपनत्व का बोध होगा वहाँ पे संबंध कारक आएगा। इसमें मेरा, मेरी, अपना, अपनी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, उनका, उनकी। अब देखो अधिकरण कारक, अधिकरण कारक क्या कराता है, क्रिया का आधार बनता है। अधिकरण कारक में क्या होता है, क्रिया का आधार, क्रिया का आधार होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं, जो क्रिया का आधार बनता है। जैसे कहा गया कि भौरा फूलों पर मंडरा रहा है, तो भौरा कहाँ मंडरा रहा है, फूलों पर मंडरा रहा है। मंडरा रहा है किस पर, फूलों पर, तो यहाँ पे पर जो है वो अधिकरण कारक है। इसी तरह में शब्द है, डिब्बे में नमकीन रखा है, या डिब्बे में बिस्किट रखा है, तो में यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। हे अरे, यहाँ पे बुलाने के लिए, किसी को बुलाने या पुकारने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, पुकारना या बुलाना। जब किसी को हम बुलाते हैं या पुकारते हैं तो वहाँ पे संबोधन कारक का प्रयोग होगा। जैसे कहा गया, अरे यहाँ आओ, हे ईश्वर मेरी सहायता करो, हे लड़के इधर आओ, तो हे ए, इस तरह के चिन्ह का जहाँ प्रयोग होता है, हे, अरे, अजी, अजी सुनो, ऐसे शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वो सभी संबोधन कारक होते हैं बुलाने के लिए। अब इन्हें के कारक को हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, समझते हैं इसको, कि ये जो है वाक्य में किस तरह प्रयोग होते हैं, जो कारक के हमारे विभक्ति चिन्ह हैं। कारक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग वाक्य में कैसे होता है और किस आधार पर हम उसको बता सकते हैं कि ये कौन सा कारक है। अब हम कर्ता कारक से शुरू करते हैं। पहला है कर्ता कारक, पहला है हमारा कर्ता कारक। तो इसका हमने विभक्ति चिन्ह आपको बताया है ने। जैसे रामू ने आज मोबाइल खरीदा, भ्रमर ने आज मोबाइल खरीदा, मोबाइल खरीदा। तो कार्य करने का काम किसने किया, भ्रमर ने। यहाँ पे ने जो है ये आपका कर्ता कारक है। भ्रमर ने मोबाइल खरीदा, शोभित ने बैग खरीदा, वह फल खाता है, यानी कि वह फल खाता है। यहाँ पे क्या हुआ, वह फल खाता है। अब यहाँ पे देखो ने शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन मैंने अभी आपको समझाया है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कारक का प्रयोग होता है। यहाँ पूछ लिया जाए कि आपसे कि यहाँ इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो फल खाने का कार्य किसने किया, वह। यहाँ पे सर्वनाम शब्द है, वह एक सर्वनाम शब्द है, तो वह जो भी है यानी कि उसने फल खाया। अगर हम इसको लिखें तो उसने फल खाया, तो यहाँ पे ने यानी कर्ता कारक है। ठीक है, तो ऐसे जो
भ्रमित करने वाले प्रश्न होते हैं उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। जो साधारण वाक्य है उसको तो हम समझ लेते हैं। जैसे कहा गया कि राहुल ने गाड़ी खरीदी, राहुल ने गाड़ी खरीदी यानी ने तो साफ साफ दिया है, हम समझ गए कि कर्ता कारक है। लेकिन जब यहाँ पर है कि उसने गाड़ी खरीदी तो उसने ने जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम भ्रमित हो सकते हैं। तो भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम आराम से आपको समझा दे रहे हैं। भ्रमित बिल्कुल मत होइए और इसको समझिए कि कार्य करने का, यानी कि जो व्यक्ति कार्य को कर रहा है वही कर्ता कारक है। ठीक है, जैसे वह फल खाएगा, यहाँ भी कर्ता कारक है। वह फल खाएगा, फल खाएगा। उसने शत्रुओं को मारा, उसने शत्रुओं को मारा, शत्रुओं को मारा। यानी यहाँ तो ने यहाँ भी ने है, इसमें ने छिपा हुआ है, यहाँ भी छिपा हुआ है, यहाँ भी साफ साफ है। तो ये जो है कर्ता कारक हो गया। दूसरा हम देखते हैं कर्म कारक। कैसे पहचानेंगे? दूसरा कारक हमारा है कर्म कारक, यानी जो कर्ता, कर्म कारक का चिन्ह है को। तो जैसे राम ने रावण को मारा या अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, जयद्रथ को मारा। तो यहाँ पे को जो है ये, अब आप कहेंगे ने भी तो लिखा है, लेकिन क्रिया का विशेष प्रभाव जो है को पर पड़ रहा है, कार्य करने पर पड़ रहा है। तो ऐसे में कर्ता कारक न लिख करके हम कर्म कारक की बात करेंगे। कर्म कारक लिखेंगे। सौम्या पुस्तक पढ़ रही है, सौम्या पुस्तक पढ़ रही है। अब यहाँ पे देखो सौम्या पुस्तक पढ़ रही है, पढ़ रही है। यहाँ पर सीधे सीधे को का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम इसका भाव निकालते हैं तो क्या आता है? सौम्या पुस्तक को पढ़ रही है, सौम्या पुस्तक पढ़ रही है। अब यहाँ पूछा गया आपसे कि कौन सा कारक है, तो पुस्तक को पढ़ रही है। ठीक है, पुस्तक को पढ़ रही है ऐसा नहीं लिखा जाएगा, पुस्तक पढ़ रही है, वो भाव हमारा निकल आया कि पुस्तक पढ़ रही है। सौम्या पुस्तक ही पढ़ रही है, कुछ और नहीं पढ़ रही है, तो पुस्तक को पढ़ रही है। सीता फल खाती है, तो सीता फल खाती है, फल को खाती है। अब यही होता सीता फल खाएगी तो उसका भाव अलग होता, लेकिन सीता फल खाती है। ममता सितार बजा रही है, तो क्या हुआ? ममता ने सितार को बजाया, ममता सितार बजा रही है। यहाँ भी कर्म कारक है, ममता सितार बजा रही है, सितार बजा रही है। तो ये क्या हो गया? ममता ने सितार को बजाया। तो यहाँ भी हमारा जो है ये कर्म कारक हो गया। बड़ों को सम्मान दो, बड़ों को सम्मान दो, सम्मान दो। कर्म कारक है। माँ बच्चे को सुला रही है, माँ क्या करने का कार्य कर रही है? बच्चे को सुलाने का। माँ बच्चे को सुला रही है। किसको सुला रही है? बच्चे को। तो को जो है ये हमारा यहाँ पे कर्म कारक हो गया। अब करण का चिन्ह देखते हैं हम, करण कारक कैसे होता है। तीसरा है हमारा करण कारक। करण कारक क्या है कि जिसके द्वारा कर्ता काम को करे, क्रिया के जिस रूप से उस साधन का बोध हो जिसके द्वारा क्रिया
की गई है। जैसे यहीं से हम निकालते हैं, अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। अब इसी को अगर हम लिख लें, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। किसके द्वारा मारा? अब यहाँ बाण से मारा। अब हमें ये बोध हो रहा है कि बाण से कार्य किया गया, बाण के द्वारा अर्जुन को मारा गया, तो यहाँ पे करण कारक है। बाण के द्वारा अर्जुन को मारा गया, यहाँ पे करण कारक है। बालक गेंद से खेल रहा है। पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से नहीं, पेड़ से पत्ता गिरता है अपादान कारक हो जाएगा। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, यानी गेंद के द्वारा खेल रहे हैं। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। हम बोतल से पानी पी रहे हैं, यानी किसके द्वारा पानी पी रहे हैं? गिलास से, बोतल से। हम गिलास से पानी पीते हैं या पी रहे हैं, यानी किसके द्वारा कर रहे हैं? गिलास के द्वारा। हम आँखों से देखते हैं। हम कलम से लिखते हैं। हम पैरों से चलते हैं, यानी कि जिससे भी किसी कार्य के द्वारा करने का बोध होता है, वहीं पर हम कलम से लिखते हैं, यानी हम किससे लिख रहे हैं? कलम से लिख रहे हैं। अब चलो चौथा कारक हम पढ़ते हैं, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक हमने सबसे पहले आपको बताया है कि जिसमें देने का बोध होता है, किसी के लिए कार्य किया गया, देने का बोध, दान करने का बोध, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे मित्र ने मुझको उपहार दिया। मित्र ने मुझे उपहार दिया। मेरे मित्र ने मुझे उपहार दिया। उपहार दिया, यानी कि मेरे मित्र ने क्या दिया? मुझे उपहार दिया, यानी मेरे लिए वो उपहार ले आया, मुझे दिया, मेरे लिए कोई कार्य किया। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पे के लिए शब्द आया नहीं है, लेकिन भाव तो यही निकल रहा है ना कि मेरे लिए उपहार दिया उसने, तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। इसी तरह से ब्राह्मण को दान दो या ब्राह्मण को दान दिया। ब्राह्मण को दान दिया। किसको दान दिया? ब्राह्मण को। दान देने की बात वैसे ही आई, ब्राह्मण के लिए दान दिया, तो ब्राह्मण को दान दिया, यहाँ पे ब्राह्मण को दिया यानी ब्राह्मण के लिए दिया। गरीबों को भोजन खिला दो। गरीबों को भोजन खिला दो। गरीबों को भोजन खिला दो। खिला दो, यानी किसको भोजन खिलाने की बात है? गरीबों को। तो गरीबों के लिए भोजन लाओ ना, गरीबों के लिए, यहाँ भी के लिए का अर्थ निकला। तो इस तरह के शब्द जैसे को, किसी को देने की बात अगर आती है तो वहाँ पे संप्रदान कारक होगा। किसी के लिए कुछ किया जाए, इसको बार बार हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि को देख के भ्रमित मत हो जाना कि जो है वो कर्म कारक हो जाएगा।
इसीलिए हम इसको बार बार आपको समझा रहे हैं कि जहाँ किसी को देने की बात आए, दान देने की बात आए, दान की बात आए, वहाँ पर हमेशा जो है वो संप्रदान कारक होगा। किसी के लिए कोई कार्य किया जाए, ब्राह्मण को दान दो, कुत्ते के लिए दूध लाओ, कुत्ते के लिए दूध लाओ, तो इस तरह से यहाँ पे संप्रदान कारक हो गया। अब 4 और बचा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया, आपकी परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा। अब अपादान कारक, अपादान कारक, अपादान कारक में क्या है, इसका चिन्ह से है लेकिन अलगाव का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? यहाँ पे अलगाव का बोध कराता है। पहला वाक्य हम आपको यही बताते हैं कि पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी कि पत्ता पेड़ से अलग हो गया, अलगाव का बोध हुआ, इसलिए यहाँ पे जो है वो अपादान कारक होगा, करण कारक नहीं होगा। रोहित विद्यालय से घर आया, रोहित विद्यालय से घर आया, विद्यालय से घर आया, तो यहाँ पे विद्यालय से अलग हुआ, अलगाव का बोध हुआ, इसलिए यहाँ भी अपादान कारक होगा। सीता छत से गिर गई, छत से गिर गई, घुड़सवार घोड़े से गिर गया, घुड़सवार घोड़े से गिर गया, घोड़े से गिर गया। अब घुड़सवार घोड़े से गिर गया, यहाँ भी जो है वो अलगाव का बोध हुआ, छत से गिरने पर भी अलगाव का बोध हुआ, तो यहाँ भी अपादान कारक ही होगा। जैसे दूध उबलकर भगोने से गिर गया, दूध उबला और भगोने से गिर गया, वहाँ भी अपादान कारक होगा। गाड़ी स्टेशन से छूट गई, तो गाड़ी स्टेशन से छूट गई, स्टेशन से छूट गई, यानी स्टेशन से अलग हो गई, चली गई, तो यहाँ भी अपादान कारक हुआ। इसके बाद देखो संबंध कारक, संबंध कारक जैसा कि मैंने बताया आपको कि अपनत्व का बोध कराता है। अपनत्व आपस में दो संबंधों को बताता है, दो चीज़ों के संबंध को बताता है, दो वस्तुओं के बीच के संबंध को बताता है, दो लोगों के बीच के संबंध को बताता है। जहाँ भी संबंध की बात आएगी, आपसी मेल मिलाप अपनत्व की बात आएगी, वहाँ पे संबंध कारक होगा। यहाँ पे मेरा, मेरी, अपना, अपने, उनका, उनकी आदि जो है शब्द आते हैं या फिर इसका बोध होता है। जैसे वह मेरा भाई है, ये मेरी गाड़ी है, वह मेरा भाई है, भाई है, वह मेरी गाड़ी है, यानी अपनेपन का बोध होता है, वहाँ पे संबंध कारक होता है। वह मेरी गाड़ी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माता है, ये मेरी दादी है, ये मेरा घर है, कहीं भी किसी चीज़ के लिए अपनापन का बोध होता है। रोहित शोभित का भाई है, रोहित शोभित का भाई है, शोभित का भाई है, रोहित किसका भाई है? शोभित का भाई है। रोहित शोभित, इसमें जो है किस में, किस पर या किससे लगाकर प्रश्न करें, अगर उत्तर हमें मिल जाता है तो वहाँ पे संबंध कारक होता है। जैसे किसका भाई है,
तो रोहित शोभित का भाई है। रोहित किसका भाई है? रोहित शोभित का भाई है। गाड़ी किसकी है? गाड़ी मेरी है। ये लाल गाड़ी मेरे पिताजी की है। ये लाल गाड़ी मेरे पिताजी की है। पिताजी की है। यहाँ भी संबंध कारक हुआ। हमने क्या बताया कि प्रश्न आप पूछो किस में, किस पर या किससे लगाकर प्रश्न करो, अगर उत्तर आपको मिल जाए तो वहाँ पे संबंध कारक होता है। अब 7वां देखो, अब अधिकरण कारक। अधिकरण, इसका चिन्ह हमने पढ़ा है में और पर होता है, और इसकी विशेषता क्या है कि ये क्रिया का आधार होता है। अब इसमें अगर आपको में, पर, के, अंदर, भीतर, ऊपर, बीच आदि शब्द आता है, में पर तो इसका चिन्ह हमने बताया है, उसके अलावा के, अंदर, भीतर, में, पर, के, अंदर, के भीतर, ऊपर या बीच आदि शब्द आते हैं, या बीच आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। अब इसको भी 2-4 उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे भौरा फूलों पर मंडराता है। क्या हुआ? भौरा फूलों पर मंडराता है। फूलों पर मंडराता है, यानी भौरा कहाँ मंडरा रहा है? किस पर मंडरा रहा है? फूलों पर। तो पर आया, पर अधिकरण कारक। भौरा फूलों पर मंडराता है, गुलदस्ता मेज पर रखा है, संदूक में कपड़े रखे हैं, अलमारी में बैग रखा है। तो इस तरह के जो भी वाक्य होंगे, या अलमारी के भीतर बैग रखा है। अब के भीतर हमने कहा तो वहाँ भी जो है में का बोध हुआ ना, इसलिए मेज के ऊपर कलम रखी है। मेज के ऊपर कलम रखी है। मेज के ऊपर कलम रखी है। कपड़े अलमारी के भीतर हैं। अलमारी के भीतर हैं। तो यानी कि भीतर के भीतर है कि यानी उसके अंदर हैं, के अंदर है, के भीतर है, में है। यहाँ पे में का भाव आ रहा है, में का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अधिकरण कारक है। तो इस तरह के जो भी चिन्ह आएंगे, जो भी निशान आएंगे, जो भी वाक्य में ऐसे शब्द आएंगे, तो आप समझ लो सीधे सीधे कि ये अधिकरण कारक है। गाड़ी गैराज में है। गाड़ी गैराज में है। अब इसका अगर में का अर्थ देखें तो कहाँ है? गाड़ी गैराज के अंदर है, गैराज में है। पुस्तक बैग में है। बैग में है। 8वां है संबोधन कारक। संबोधन कारक ये तो बहुत ही आसान कारक है। संबोधन कारक किसी को पुकारने का बोध जहाँ भी होता है, वो सभी संबोधन कारक होती हैं। जैसे हे ईश्वर मैं क्या करूं? हे ईश्वर, हे ईश्वर आप मेरी सहायता करें। मेरी सहायता करें। देखो, संबोधन कारक में मुख्य पहचान ये है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ होता है। लेकिन कभी कभी पेपर में छात्रों को भ्रमित करने के लिए चिन्ह नहीं लगाते हैं, केवल ऐसे ही लिख दिया हे ईश्वर आप मेरी मदद करें। अब यहाँ पे कारक आपको बताना है। कारक बताओ आप। तो क्या करोगे तुम कि हे ईश्वर, हे शब्द आया है ना, तो इसी के आधार पे संबोधन कारक लिख देना, गलती नहीं होगी। अरे ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया?
अरे ये क्या हो गया, अजी इधर आओ, अजी इधर आओ। तो जहाँ पे इस तरह से संबोधन कारक का चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हो, हे गोपाल वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, हे गोपाल वापस आ जाओ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी में संबोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये संबोधन कारक है। संबोधक चिन्ह यानी कि संबोधन के लिए जो चिन्ह लगाया जाता है विस्मयादिबोधक, इस विराम चिन्ह का नाम विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, पुकारने का बोध हो रहा है, किसी को हम पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, तो वहाँ पे संबोधन कारक होगा। अब चलिए ठीक है, अब अगले वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। इस वीडियो को आप पूरा देखें, पूरा समझें, इसके माध्यम से आप जो है आगे बढ़ें, पढ़ें, समझें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।